देश में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और ये बना था 28 जनवरी 1950। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले आपके देश में कोर्ट ही नहीं थे। आपके देश में थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, 1862 में हाई कोर्ट बने थे और ये एक साथ कितने बने थे? 3। तो हाई कोर्ट्स बनने का मतलब कोर्ट का कामधाम तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कहें तो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इससे पहले एक बड़ा कोर्ट हुआ करता था, फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट में इंडिया में सबसे बड़ी सुनवाई थी, लेकिन इसके खिलाफ भी सुनवाई थी। प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन में। और प्रीवी काउंसिल में आपके इंडियन भी इक्के दुक्के उदाहरण हैं जो जाके जजमेंट करने की काबिलियत रखते थे और वहाँ बैठे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक तो कितने टोटल हो सकते हैं? 1+33। जब सबसे पहले संविधान लिखा गया तो 1+7 यानी टोटल 8 का प्रावधान था। आज 34 हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 34 एक बार भी नहीं हुए। और प्रेजेंट में ये देखने में 25 हैं, जिनमें 1+24 दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इकलौती एक महिला है, इंदिरा बनर्जी, बाकी कोई महिला नहीं है। पहली कोई औरत जो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर पाई वो 1989 में थी, जिनका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीवी। ये पहली महिला है। लीला सेठ एक नाम अगर आपने सुना हो, वो हाई कोर्ट में जाने वाली पहली महिला थी। हिमाचल हाई कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट में हिमाचल में, उनका नाम था लीला सेठ। ये स्टैटिक जीके में याद किया जाता था पहले। अब भी कहीं अगर पूछे तो हमें पता हो, लीला सेठ पहली महिला जिनका जो पहुंची थी वो हिमाचल हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट कहें तो 1989 में पहली बार मीरा साहिब फातिमा बीवी। हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की कंडीशन बड़ी टफ है। हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो 5 साल जज या 10 साल वकील या अधिवक्ता, और अगर ये दोनों ना हो तो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता। आज तक किस कंडीशन से कोई नहीं बना ज्ञाता? 95% लोग बनते हैं जो जज होते हैं, लेकिन 8-10 लोग ऐसे भी हैं जो थे तो एडवोकेट, लेकिन क्या बन गए बाद में? सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। बिना जजमेंट किए, उन्होंने कोई जजमेंट नहीं की, लेकिन वो सीधे बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज। गिनती के हैं ये, ज़्यादातर लोग ऐसी कंडीशन पूरी करते हैं। 1+33 में से अगर एक हटता है तो पुराने टाइम में अगर बात करें तो कॉलेजियम बताया था। कॉलेजियम में क्या होता था? 4 सीनियर मोस्ट में से एक बनता था, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं था। इसी पावर का मिसयूज करके इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में जो जूनियर जजेस थे इनको बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए फील हुआ कि कोई सिस्टम होना चाहिए लिखित में, वरना तो मर्जी चलेगी पीएम की। और इसी चलते 1993 में कोलेजियम व्यवस्था आपके सामने उभर कर आई। कोलेजियम एक रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। कोलेजियम व्यवस्था लगभग 20-25 साल बढ़िया चली, लेकिन अब 2018 में जाके आपके देश में MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर चल रहा है, जिसके तहत 2 लोगों को चिंता हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से हटते ही, या तो विधि मंत्री को और या CJI को। दोनों का प्रोसेस अलग अलग इसीलिए है क्योंकि जब नीचे वाले हटेंगे, अगर अदर्स जो जजेस हैं वो हटेंगे तो CJI को चिंता, भाई मेरे काम का कैसे काम चलेगा या मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर नीचे वाले जजेस 33 के हटने में से मान लीजिए 4 हट रहे हैं, 25 में से 6 हट रहे हैं, तो ये तुरंत किसको सूचना देगा? विधि मंत्री। ये 4 जजेस के साथ बैठ के बेंच के साथ एक लिस्ट तैयार करेगा, भाई इस हाईकोर्ट का ये जज यहाँ आ सकता है। फिर इसके पास वो लिस्ट भेजेगा, ये उनके चरित्र को देखेगा, हाँ ठीक है, कितने केसेस लड़े हैं, ये ठीक भी रिकमेंड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अगर ये जांच में सही पाता है तो ये बता देगा पीएम को, पीएम बता देगा राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति CJI को लेके और जहां पे पहुंचाने हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, तो CJI से सलाह करेगा। CJI नहीं नाम दिया, मना तो करेगा नहीं, और इस तरीके से राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा अदर जजेस में, 33 में, जितने CJI चाहता है। ये CJI को टेंशन इसलिए थी क्योंकि उसको काम करवाना था, भाई तो रोस्टर का बंटवारा करेगा, काम का बंटवारा। अब अगर मान लीजिए CJI की ही रिटायरमेंट होने वाली है तो ये चिंता CJI की बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको तो अपने घर जाकर आराम से बैठना है। ये चिंता किसकी है? विधि मंत्री। अब विधि मंत्री इसके हटने से 2-4 महीने पहले कहेगा, सर आप एक नाम सजेस्ट कर दीजिए, आपके पास CJI कौन बनेगा? फिर वही प्रोसीजर, ये फिर 4 से पूछेगा, फिर एक्सपीरियंस आदमी का नाम जाएगा, फिर सारा प्रोसेस सेम चलेगा। बस पहल करने की देर है। अगर CJI हटा तो पहल कौन करेगा? विधि मंत्री। और अगर 33 हटेंगे तो पहल कौन करेगा? CJI। इसी को नाम दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। पहले क्या था? सारा कोलेजियम, और उससे पहले थी मनमर्जी। मनमर्जी में किसने मिसयूज किया? इंदिरा गांधी। 2 जूनियर जजेस को सीनियर को निगलेक्ट करते हुए क्या बना दिया? भारत का CJI। एक जज ने क्या लड़ा था? राष्ट्रपति का इलेक्शन। बेशक वो हार गया, लेकिन उसके मन में आया ना कि मुझे इंदिरा से ऊपर जाना चाहिए, तभी बात बनेगी। चलो एक बार बताओ जरा कहाँ तक पहुंचे थे, ताकि उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करें। पेज नंबर 141 कंप्लीट हो गया था। कोलेजियम नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था लास्ट? अच्छा 73 वाला टॉपिक हुआ था ना। कोलेजियम पढ़नी थी आज। कोलेजियम के ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लिया, 4 जजेस की बैठक होगी और ये, अच्छा 2 रह गए, ठीक है। पेज नंबर 141 पर हमने ऊपर के 2 पॉइंट पढ़े हैं, इसका मतलब ठीक है। तीसरा उतना काम का नहीं है। चौथे पॉइंट पर आ जाओ, जो बताया सब कुछ वही है। 141 के 4th पॉइंट पर हम पढ़ रहे हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार, इसको अंडरलाइन कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम मतलब सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। तो राष्ट्रपति नियुक्तियां कब करेगा? जब उसके पास नाम आएंगे। नाम कौन भेजेगा? CJI प्लस 4 जजेस का एक बेंच बनेगा। 5 लोग कहेंगे भाई इनका नाम भेजो, तब वो नियुक्ति करेगा। कोलेजियम प्रणाली पर आ जाओ। कब आई थी कोलेजियम बताओ?
1993। और कब इसके ऊपर ब्लेम लगने लग गया, इसको हटाने की कोशिश बीजेपी सरकार ने 2014 में, और 2015 में फिर क्या ले आए थे वो, एनजैक, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस डाल दिया था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस केस करते हैं सरकार के ऊपर। कौन सा अमेंडमेंट निरस्त करवाया था, 99वां, और कह दिया था एनजैक इलीगल है, एनजैक की बात कोई नहीं मानेगा। तो देखो आगे क्या कहते हैं, कोलेजियम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 20 साल पुरानी कोलेजियम प्रणाली को बदलकर, अंडरलाइन करना, उसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के लिए न्यायिक सुधार किया गया। 5वीं लाइन टिक कर लो, देश के 5 शीर्ष जज शामिल होते हैं। अगला पॉइंट भी टिक करना, उल्लेखनीय है 1993 में सुप्रीम कोर्ट के ने उच्च अदालतों में जजेस की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली को शुरू किया था। तो कोलेजियम आपके देश में कब आई थी, 1993 में। अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, सामूहिकता का सिद्धांत। सामूहिकता का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस और 4 जजेस मिलकर जो नाम सजेस्ट करेंगे उसी को राष्ट्रपति बुलाएगा, इसे कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविटी। इसमें टिक कर लेना अगली लाइन में, नियुक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। तो नियुक्ति मर्जी से है या सीनियर जजेस जो कहेंगे वही मानना है। अगला पॉइंट टिक कर लो, 99th अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन 2014। तीसरी लाइन टिक करना, कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने, नेक्स्ट लाइन टिक कर लो बीच में, कोलेजियम प्रणाली के स्थान लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पुरानी कोलेजियम प्रणाली पुनः कार्यरत हो गई। लेकिन फिर कहा कि कोलेजियम भी नहीं लाएंगे, फिर नया क्या लाए, एमओपी। लिख लो यहाँ, लिखो अब एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर प्रणाली लागू है। एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इस प्रणाली से अब कोलेजियम भी नहीं है प्रॉपर। पहले कोलेजियम थी 93 से 2017 तक, जिसमें 14 में सरकार अपनी तरफ से एनजैक की कोशिश कर रही थी, फिर कहा दोनों बेकार है, एमओपी से काम करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसको टिक कर लो, राष्ट्रपति। तो इनको अपनी शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। हाई कोर्ट के जजेस का भी सारा काम राष्ट्रपति देखेगा। अब मुझे बताओ, कल शायद मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर ये गड़बड़ करें जजेस तो क्या इनको समय से पहले हटा सकते हैं? इनको हटाने का तरीका क्या है, लोकसभा या राज्यसभा? अगर लोकसभा है तो 100, राज्यसभा है कितने दिन, और उसके बाद कितने लोग पारित कर दे, दूसरा सदन भी इसकी जांच करे और कितने पारित कर दे। अगर ऐसा हो गया तो ये गलत है या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक खास बात यह है कि इनको निकालने के बाद इन पे ऐसे केसेस नहीं बनते जैसे आम आदमी पे बन जाते हैं, तो इनका निकालना ही बेइज्जती मानी जाती है। और अब तक कई लोगों को यहाँ से पेश किए गए, ये 50 के साइन के साथ वहाँ प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक ने तो स्टार्ट होने से पहले कहा मुझे इस्तीफा देना है, यानी कहीं ना कहीं शायद गड़बड़ रही होगी। दूसरे ने कहा नहीं मैं सही हूँ, मैं प्रेजेंट करूंगा अपनी बात को। वो राज्यसभा में गया, उसने अपनी बात सामने रखी, लेकिन बात नहीं मानी गई, 2/3 ने पारित कर दिया। और जैसे ही फाइल दूसरे के पास गई, उसने कहा जरूरत नहीं है, मैं पहले इस्तीफा दे रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ रही होगी तभी उसने इस्तीफा दिया। तो आज तक कई जजेस के ऊपर ये केस लगे हैं, इस तरह के मामले। ये अगर ना हो, सोचो ये किसी के ध्यान में ही नहीं आया, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन किसी जज को पता चल गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस जज ने गड़बड़ की है और उनको लगता है कि इसकी गड़बड़ को हमें पकड़ना चाहिए, तो ये इन हाउस प्रोसीजर चला लेते हैं। इन हाउस का मतलब है यहीं के यहीं, किसी को खबर नहीं होती, इन हाउस प्रोसीजर चलाते हैं। जहां पे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ 5 जजेस की बेंच बनती है, अभी बाहर बात नहीं जाती, अंदर ही अंदर, और फिर ये देखते हैं हाँ इसने गलती की है कि नहीं की। यानी जितने भी जजेस हैं उनको 2 तरफ से डर के रहना पड़ता है, एक तो इन हाउस प्रोसीजर से और एक महाभियोग जैसे प्रोसेस से। ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा प्रोसेस हटाने का राष्ट्रपति का था, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी, अगर लोकसभा लगाए तो 1/4 साइन कराएं, ये लगाए तो 1/4, बाकी सब कुछ सेम था। उस प्रोसेस का नाम था इम्पीचमेंट, जिसे आप कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। आज तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड सिर्फ एक आदमी के लिए यूज किया गया, किसके लिए? और राष्ट्रपति के ऊपर ये तब लगता था जब ये संविधान का उल्लंघन करे, सिर्फ एक कारण, संविधान का पालन ना करे या उल्लंघन करे। अगर ये नहीं करता ऐसा, इस एक बेसिस पर राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाया जा सकता था। अब इसकी टक्कर में दूसरा बड़ा आदमी है सीजेआई। ये कहते हैं भाई जितने जजेस हैं वो भी बराबरी पर हैं, तो इनको हटाने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि संविधान का पालन नहीं करता, इनके ऊपर तो कोई काम ही नहीं है संविधान का ज्यादा, ये तो व्याख्या करने वाले हैं। तो कह दिया इनके ऊपर तब लगाना अगर इनका व्यवहार खराब हो, कदाचार, बैड बिहेवियर, और दूसरा अगर ये अक्षम हो, अक्षम मतलब इनकी क्षमता नहीं है, ये फिजिकली या मेंटली स्टेबल नहीं है। और मान लीजिए कोई डिप्रेशन का मरीज है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, कोई साइकिक हो गया है, तो वो जजमेंट कैसे करेगा? इनके साथ संविधान नाम शब्द नहीं आएगा। जब राष्ट्रपति हटेगा तो सिर्फ एक कारण होगा, राष्ट्रपति कभी अक्षमता के कारण नहीं हटता, ना राष्ट्रपति कदाचार के कारण हटता। राष्ट्रपति को हटाने का कारण है इसने संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। इनके लिए ये शब्द कभी नहीं आता, तो इन लोगों को डर के रहना पड़ता है इन हाउस प्रोसीजर, कहीं मेरे ऊपर मेरा ही सदन कार्यवाही कर दे या मेरी बात किस तक पहुंच जाए, लोकसभा और राज्यसभा। अगला पॉइंट देखो वैसा ही है। कोलेजियम हो गया, हाँ लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कदाचार, डबल टिक कर लो, सिर्फ ये लॉजिक है, कदाचार या असमर्थता साबित ना हो। केवल लिख लो, केवल, ओनली ये 2 कारण हैं। संविधान की कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में, संविधान की बात करेंगे राष्ट्रपति के साथ। या तो ये असमर्थ है फिजिकली, मेंटली, लिख लो ये बात भी, यहाँ फिजिकली पैरालाइज्ड हो गया तो कैसे जजमेंट करने जाएगा, या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, फिजिकली मेंटली स्टेबल नहीं है तो, या फिर वो बुरा बिहेवियर है उसका, भाई बायस्ड है, चीटिंग करता है तो भी हटा देंगे।
अगले पेज पे आ जाओ, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग क्या बताया? इंपीचमेंट का शब्द सिर्फ किसके साथ जाएगा? फिर इसका प्रोसेस लगभग वैसा ही तो है, उसके प्रोसेस में और इसमें क्या अंतर है? राष्ट्रपति के लिए क्या था? 1/4 साइन करो, इसके लिए कितने साइन कर दो? अगर लोकसभा है तो 100 साइन कर दो, राज्यसभा है तो 50। आज तक सबसे ज्यादा 3-4 बार आए हैं ये इनके ऊपर। यहाँ से आने आसान है क्योंकि 100 फिर भी बड़ा आंकड़ा है, 50 लोगों के साइन करवाना कंपैरेटिवली आसान है। तो कॉलेजियम व्यवस्था ये महाभियोग पढ़ें। पहला पॉइंट देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साबित कदाचार, डबल टिक कर लो, साबित कदाचार जिस कारण ये हटेगा, और असमर्थता, सिर्फ 2 कारण, साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर अंडरलाइन करना, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत, और अगली लाइन में टिक कर लो, 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं। ये किस तरह की बात होगी जैसा किसको हटाते हैं? राष्ट्रपति को, ऑलमोस्ट वैसे ही। नेक्स्ट टिक करना, पहला महाभियोग का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी का है। पहली बार महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ लाया गया, क्या नाम था उसका? रामास्वामी। 91 से 93 के बीच में था ये। 93 ही तो कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत थी, यानी इस आदमी के ऊपर महाभियोग का प्रोसेस हुआ, और फिर कौन सी व्यवस्था ले आए? कॉलेजियम। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो, वो सिर्फ रीडिंग के हैं। नेक्स्ट टिक करना, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। कौन है ये आदमी? ये है आपके फेडरल कोर्ट का चौथा जज और आपके सुप्रीम कोर्ट का पहला सीजेआई। लिख लो, यहाँ लिखो, फेडरल कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस। फेडरल कोर्ट का अस्तित्व में आया था 1937 में, ये भूलना नहीं है। फेडरल कोर्ट 1937 लिख लेना जिसको नहीं पता। फेडरल कोर्ट 1937, 4 जजेस हुए उसमें। पहला कोई अंग्रेज था गोयर करके, और चौथे थे हमारे हीरालाल जे कानिया। यही क्या बन गया फिर सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई। चलो नेक्स्ट टिक करना, न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। कौन से सन में बनी? 1989। लिख लो यहाँ 1989, और यहीं पे लिख लो लीला सेठ, हिमाचल हाईकोर्ट की पहली महिला। लीला सेठ हिमाचल हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। हाईकोर्ट वाली अलग है, सुप्रीम कोर्ट वाली अलग है। लीला सेठ हिमाचल हाईकोर्ट की फर्स्ट लेडी जो जज बनी। नेक्स्ट पे आ जाओ, लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितनों की जरूरत है साइन की? 100, अंडरलाइन कर लो, 100 सांसद, और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सांसद की मंजूरी आवश्यक। नेक्स्ट टिक करना, महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव, पहला कब आया था? 91 से 93। क्या नाम था उस आदमी का? रामास्वामी। अब देखो दूसरा, 2009 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध, और तीसरा न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरण के विरुद्ध राज्यसभा में लाया गया। यानी 3 बड़े जजेस के नाम हैं, एक रामास्वामी, एक सौमित्र सेन और एक पीडी दिनाकरण। अब एक बात बताओ, जब इनके ऊपर महाभियोग का प्रोसेस चल रहा होगा तो क्या ये जजमेंट कर पाएंगे जहां के जज हैं कि नहीं? ये कर पाएंगे, और इनके ट्रांसफर भी हो सकते हैं। जो ये पीडी दिनाकरण है ना, पीडी दिनाकरण, ये बहुत सबसे नया मामला है जो अब तक न्यूज़ में रहा था। जब इनके ऊपर ब्लेम लगा तब ये कर्नाटक हाई कोर्ट में थे, लेकिन बाद में इनको उठा के नॉर्थ ईस्ट के हाई कोर्ट में पहुंचा दिया गया था, और उस टाइम ये जजमेंट करते रहे थे क्योंकि कई साल तक चीज़ें चलती हैं। तो पीडी दिनाकरण का ट्रांसफर भी तब हुआ जब इनके ऊपर ब्लेम था, और ये सारे मामले भी तभी देख रहे थे। ये टिक कर लो, पीडी दिनाकरण। नेक्स्ट पॉइंट, पीडी दिनाकरण के विरुद्ध राज्यसभा में लाया गया, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिए। तो महाभियोग के 3 बड़े नाम कौन कौन से याद रखने हैं? बी रामास्वामी 1991-93, फिर कौन था? सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट वाला, और एक पीडी दिनाकरण, पहले ये कलकत्ता इसमें था कर्नाटक हाईकोर्ट में, बाद में नॉर्थ ईस्ट में गए थे। नेक्स्ट करना, सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। वकालत करना नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन है। आप जहां है ना उससे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ये पढ़े लिखे आदमी की पहचान होती है। अगर कोई जज है और वो वकालत करेगा तो ये खराब लगेगा। अगर कोई जज है तो उससे ऊपर का काम करे, कम से कम बराबरी का काम करे, इसलिए नहीं करनी। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। क्या मैंने एडिशनल जजेस बताए थे? कौन होते हैं एडिशनल जजेस? किसी हाई कोर्ट में जो टोटल सीट्स होती हैं उसमें कुछ परमानेंट होते हैं और कुछ एडिशनल वो बनवा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 160 सीट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहाँ का हाई कोर्ट है ये? यूपी का। अब यहाँ मान लीजिए पूरे जजेस कभी कहीं नहीं मिलेंगे, जितना आंकड़ा है ना उतने कभी नहीं मिलने। इसमें से मान लीजिए 80 जजेस परमानेंट हैं इनके पास, लेकिन डबल बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं। अब एकदम से वर्कलोड बढ़ गया तो यहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा ना वो तुरंत राष्ट्रपति को और सीजेआई को पहले कहेगा कि सर हमारे यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ की जो नंबर दिया गया 160 लेकिन हमारे पास है 80, तो आप कृपया करके हमारे यहाँ 20-30 और बनवा दीजिए। अब उसने जो बात कही उसने किसको कही ये बात? तो सीजीआई कहेगा अगर ठीक है वर्कलोड है तो बनवा लो, एडिशनल बनवा लो। एडिशनल सिर्फ और सिर्फ कहाँ बन सकते हैं? हाई कोर्ट में। एडहॉक कहाँ बनते हैं? बनेंगे वही जिनकी लायकियत हाई कोर्ट का जज बनने की होगी ऑलरेडी, यानी जिन लोगों का या तो 10 साल तक वकालत कर रखी हो या 10 साल न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा रहा हो, वही हाई कोर्ट में आ सकता है। तो मान लीजिए सीजीआई और राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है भाई बना लो, तो ये आदमी नाम सजेस्ट कर देगा, वहां से सीजीआई नाम आगे पहुंचा देगा और राष्ट्रपति फिर उन लोगों को एडिशनल बना देगा। एडिशनल जजेस की पावर बहुत ज्यादा होती है और ये सारे डिसीजंस ले सकते हैं जैसे कि इनका परमानेंट जज लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिशनल जज की पावर जब वो डिसीजन मेकर है तो उतनी ही है जितनी एक परमानेंट की। लेकिन यहाँ अगर हम एडहॉक को याद कर ले, एडहॉक कहाँ पर थे? ये उतने बड़े फैसले नहीं ले सकते, यानी एडिशनल और एडहॉक दोनों एक जैसे लगते हैं आपको देखने में, दोनों एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाए जाते हैं जब वर्कलोड ज्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा है तो वो एडहॉक को बुला लेगा, लेकिन एडहॉक की डिसीजन मेकिंग की पावर उतनी नहीं है जितनी की कौन से जजेस की है? एडिशनल। एडिशनल किसके मामले देखते हैं? हाई कोर्ट के। जरूरत ना हो तो इनको हटाया भी जा सकता है। क्या रिटायर्ड जजेस एडिशनल और एडहॉक बन सकते हैं? 99% ऐसा ही होता है, रिटायर्ड को ही एडिशनल में रखवा लेते हैं। एडिशनल अलग होते हैं, एडहॉक अलग होते हैं। एडिशनल एडहॉक वही बनाए जाते हैं जिनकी लायकियत उस एरिया में पहुंचने की हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बस एलएलबी करके आया और उसको कहीं आजा एडहॉक बन जा, नहीं। एडहॉक एडिशनल
एडिशनल 99% रिटायर्ड जजेस ही बना लिए जाते हैं। ये टिक कर लो। तदर्थ, तदर्थ मतलब एडहॉक जजेस। एडहॉक को बनाने का कारण एक गणपूर्ति बताया था मैंने, कम से कम कितने लोग होने चाहिए काम करने के लिए। हाँ, वैसे तो 1/10 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई काम करना है ना कम से कम, तो कितने जजेस चाहिए? 3, क्योंकि 2 जजेस से काम नहीं चलेगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, शायद ये बताया भी था मैंने एक दिन। आज तक सबसे बड़ी बेंच कितने की बनी है? 13 बनी थी 1973 में। केशवानंद भारती मामला, मौलिक अधिकारों के ऊपर बहुत बड़ा बयान था। ये 3 जजेस मिनिमम होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इनकी क्या हो गई है? गणपूर्ति, यानी इतने गण होने चाहिए तब कोरम पूरा होगा। चलो फटाफट से पढ़ते हैं अगला पॉइंट। यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो, टिक कर लो, न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो। गणपूर्ति कितनी है? 3, लिख लो यहाँ, 3 जजेस। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये परमानेंट होते हैं या इनको हटा दिया जाएगा कुछ टाइम बाद? कुछ टाइम बाद ये घट जाएंगे अपने आप, ये बढ़ते घटते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट टिक करना, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। डबल टिक कर लो। सुप्रीम कोर्ट के सारे काम अमेरिका से लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस रखने का पार्ट अमेरिका का नहीं है। किसका है ये? फ्रांस का। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो उनको पता है कि हर कोई ध्यान से नहीं पढ़ता, वो देखते ही सोचेगा अच्छा सुप्रीम कोर्ट वो रटा हुआ है, कहाँ से टिक करना है? अमेरिका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस अमेरिका से नहीं उठाए, वो कहाँ से लिए? फ्रांस से। और फ्रांस की सबसे बड़ी देन क्या है पूरी दुनिया को? फ्रांस ने पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा नारा दिया था 1789 में। यहाँ अपने देश में क्रांति हुई, अपने देश के लोगों के खिलाफ। कोई विदेशी इनके ऊपर हावी नहीं थे जैसे हम थे, हमारे ऊपर तो ब्रिटिशर्स हावी थे ना। हमने 57 की क्रांति उनको भगाने के लिए की, इन्होंने अपनी क्रांति अपने सिस्टम को बदलने के लिए की। इनके सिस्टम में जितनी कमियां थी उनको जड़ से उखाड़ फेंका, और वर्ल्ड के सामने 3 बहुत अच्छे शब्द इन्होंने दिए थे जो मैंने बार बार बताए भी होंगे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये नारा दिया था कौन सी क्रांति ने? फ्रांस की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राज्य क्रांति, ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये अपने देश के राजा के खिलाफ थी। लुईस 16 यहाँ का बहुत घटिया राजा था, लोगों को बहुत परेशान किया, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो सारी जनता एक हो गई और बहुत लोगों को मरना पड़ा, जान गंवानी पड़ी, पर पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया था फ्रांस ने अपने। और आज तक फ्रांस वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। इनके इतिहास को उठा के पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ बहुत समझदारी से इन्होंने सारे काम किए। जैसे आज आप परेशान है ना, ऐसे एक दौर में ये भी परेशान थे। यहाँ बहुत दुखी थे लोग, इतने दुखी कि लोगों को रोटी मिलनी मुश्किल हो गई थी। कई घंटे लंबी लाइन में खड़े होकर ब्रेड मिला करती थी। इतना दुर्गत थी लोगों की, तो कितने दिन ऐसी दुर्गत को सहेंगे? फाइनली इनकी औरतों ने, इनके आदमियों ने डिसीजन लिया कि हम सिस्टम को बदलेंगे, बेशक मरना पड़े, और दुनिया को भी अगर दिक्कत हुई तो हम उनसे भी लड़ लेंगे। और अपने पूरे सिस्टम को इन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका। उस राजा लुईस 16 को और उसकी पत्नी को सरेआम फांसी पे लटकाया गया सबके सामने। एक एग्जांपल की देखो, राजा भी कोई ऐसा नहीं है भगवान, और गलती करेगा तो उसको भी मार सकते हैं। जिसने गलती की उन सबको सरेआम फांसी पे लटकाया और पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाया। तभी तो इनके बारे में पढ़ा जाता है। इन लोगों ने दुनिया को करके दिखाया कि हाँ सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं बनती, इन्होंने अपने सिस्टम को सच में बदल दिया था। ये थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये टिक कर लो, महाभियोग इसके बाद, एडहॉक के बाद तदर्थ हो गए। किससे लिया हमने टॉपिक तदर्थ वाला? फ्रांस से। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 3 शब्द बहुत आते हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किसने दिया था? ये फ्रांस की राज्य क्रांति ने, अपने लोगों के खिलाफ क्रांति थी ये। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द थे। लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, और एक और क्या बताया? इक्वालिटी, बराबरी, समानता। चलो नेक्स्ट देखना, तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट में कौन होते हैं? एडिशनल, लिख लो यहाँ, हाई कोर्ट में एडिशनल जज होते हैं। एडिशनल की डिसीजन मेकिंग पावर अपने लेवल पे कम है या ज़्यादा? ज़्यादा। वो सेम कैसे डिसीजन ले पाते हैं जैसे हाई कोर्ट के? ये नहीं ले पाते वैसे। नेक्स्ट पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति, बताओ कितनी है इनकी गणपूर्ति? 3, अंडरलाइन कर लो। गणपूर्ति संख्या 3 निर्धारित की गई। किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए न्यूनतम 5 जजेस। अगर राष्ट्रपति कहे मुझे सलाह चाहिए तो 3 देंगे या 5? मिनिमम 5। ये तुम्हारा जो मंदिर वाला मामला था ना, कौन सा? राम मंदिर, 5 जजेस की बेंच ने डिसीजन लिया था, तो 5 जजेस से कम की बेंच बनती नहीं है जहां सलाह की बात करें। ये टिक कर लो, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच और अन्य अपीलीय मामलों में सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की बेंच होना जरूरी है। अगले पेज पर आ जाओ, न्यायपालिका की संरचना। कैसी न्यायपालिका है तुम्हारी? एकीकृत है। सबसे ऊपर कौन है? हाँ, एक ट्रायंगल बना के दिखाया था ना पहले दिन। सबसे ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे और उनके नीचे सबऑर्डिनेट, जिनको आप कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। एग्जांपल देना अधीनस्थ के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। टोटल कितने हैं? 25। सुप्रीम कोर्ट है 1, और ये तो ढेरों हैं क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। तो यहाँ ये जो लोग हैं ये छोटे लेवल पे काम करते हैं, आम आदमी की पहुंच यहाँ तक है। अगर वो इनसे खुश नहीं है तो कहाँ जाएगा? और हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कहीं जा सकता है? क्या कहते हैं इसको? कैसी अपील है ये? अंतिम अपीलीय न्यायालय। इसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है, जैसी पहले कहाँ हुआ करती थी? प्रीवी काउंसिल में। आज कोई सुनवाई नहीं है। ये पेपर पेज नंबर 143 पे आ जाओ, न्यायपालिका की संरचना। पहली लाइन टिक करो, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत यानी यूनिफाइड, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय। अब इसके बाद नीचे देखो 3 ये दिए हुए एकीकृत न्याय व्यवस्था के अलग अलग कॉलम्स, 4 बल्कि। पहला टिक कर लो, भारत का सुप्रीम कोर्ट।
पहला पॉइंट टिक करना, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके फैसलों को क्या मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है, अंतिम तो है ही एग्जाम्पल। एक चीज बताइए होगी, इसके सारे मामलों का क्या रखा जाता है, और इन रिकॉर्ड को छोटे वाले जो हाई कोर्ट या नीचे है, क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जस्टिस को उठा के चंडीगढ़ हाई कोर्ट भेज सकता है? अभी मैंने पीडी दिनाकरण का नाम लिया था, पीडी दिनाकरण के ऊपर क्या लगा था, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। उस टाइम ये कहाँ के थे, कर्नाटक, बाद में ये सिक्किम हाई कोर्ट के पास पहुंच गए थे। यानी चेंज कर सकता है, किसके हाथ में पावर है ये, सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के मामले को अपने पास मंगवा सकता है और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है? दोनों रास्ते खुले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन हाई कोर्ट किसी अधीनस्थ कोर्ट के मामले को क्या अपने पास मंगवा सकता है? मंगवा सकता है। क्या एक अधीनस्थ के मामले को दूसरे अधीनस्थ में ट्रांसफर कर देगा? ये नहीं कर सकता। ध्यान से समझो, इसकी पावर हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से कम है। सुप्रीम कोर्ट कह देगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट मामला मेरे पास लाओ, तुरंत फाइल जाएगी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में। ये कह देगा दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज उठ के और चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएगा, जाना पड़ेगा, इसके हाथ में है। हाई कोर्ट कर सकता है अपने अंडर आने वालों को ट्रांसफर करवा सकता है या अपने पास मंगवा सकता है, सिर्फ अपने पास। ट्रांसफर करवाने का नहीं है ये, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के मामले को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर सोनीपत का मामला है तो ये थोड़ी कह सकता है कि इसको उठा के करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा, नहीं, ये कह सकता है सोनीपत का मामला मेरे पास ले आओ, मैं देखूंगा क्या गड़बड़ है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? हाई कोर्ट के मामले चेंज भी हो सकते हैं और अपने पास, ये दोनों चलेंगी। किसकी कंडीशन में? हाई कोर्ट में कौन सी कंडीशन नहीं चलेगी? ट्रांसफर नहीं करवा सकता। क्या करवा सकता है? अपने पास। भाई तू बड़ा कोर्ट है, तेरे पास पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि तू इस हाई कोर्ट, इस अधीनस्थ से उठा के इसमें पहुंचा दे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सेकंड, कोई भी मतलब रोस्टर होता है सुप्रीम कोर्ट में ना, काम का बंटवारा होता है। सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहे हैं क्या कोई भी जज कर सकता है? ध्यान से सुनना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई होता है ना, ये काम का रोस्टर, रोस्टर मतलब तो बंटवारा, काम का बंटवारा करता है। मान लीजिए हम लोग 30 जज हों अगर, और केसेस आ गए 10 तरह के, तो ये 3-3 जजेस को सारे काम पकड़ा देगा। भाई आप मौलिक अधिकारों के मामले देखेंगे, आप अगर कोई हाई कोर्ट के विरोध में आता है देखेंगे, या आप कोई और मामला 2 राज्यों का आ गए देखेंगे, आप यूटी इन्वॉल्व होगी तो देखेंगे। काम का बंटवारा होता है, ऐसा नहीं होता 30 के 30 बैठे हैं और एक काम कर रहा है अपना और 29 बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। इन 30 लोगों के काम का बंटवारा कर देता है सीजेआई। सीजेआई अपने अंडर आने वाले हर जज को केस देके पहुंचाता है। इससे जुड़े मामले सारे आपके पास जाएंगे, आपकी बेंच बनेगी। तो इस तरह कम से कम 3 की तो बेंच बनानी पड़ती है, किसी किसी में 5 की बेंच। मान लीजिए मौलिक अधिकार बहुत बड़ा मुद्दा है या संविधान की व्याख्या, तो क्या देगा 5 जजेस। अगर कभी संविधान का मामला आएगा तो आप 5 देखेंगे, मौलिक अधिकारों का आएगा तो आप 5 देखेंगे, राज्य लड़ पड़े तो आप 3 देखेंगे। इस तरह काम का बंटवारा होता है, कोई दूसरे का काम नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। हाई कोर्ट में रोस्टर उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में है, करते वो भी हैं लेकिन उतना बढ़िया तरीके से नहीं जितना कि सुप्रीम कोर्ट में। वो हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है? सारे ट्रांसफर कौन करता है आपके देश में? जो आपके देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं ना, वो सिर्फ एक आदमी देखता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें चलती है हमेशा सीजेआई की, क्योंकि परिवार तो इसी का है ना, राष्ट्रपति का परिवार नहीं है ये। सीजेआई मुखिया है अपनी सारी जुडिशियरी का, तो जितने ट्रांसफर्स होंगे इन सबका सजेशन सीजेआई देगा। लेकिन आपके सामने जो वो लेटर दिखता है वो किसके नाम का आता है? राष्ट्रपति। पावर इसकी है लेकिन सजेशन इसका, तो असली बात सजेशन देने वाले की। पर एग्जाम में पूछे तो आप कहेंगे सारी नियुक्तियां कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। ट्रांसफर करवाना है मामला तो राष्ट्रपति कोई नहीं है, ट्रांसफर मेरे परिवार की मर्जी में कुछ भी करूं, वहां सब कुछ ये देखेगा, इसके हाथ में है। लेकिन जब एक जज को उठा के दूसरे में पहुंचाना है तो ये सिफारिश किसको करेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। कौन हाई कोर्ट को चेंज करवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन किसको कहेगा ये बात? ये राष्ट्रपति करवाएगा। राष्ट्रपति लिख लो यहाँ, जहां लिखा है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, ब्रैकेट में लिख लो करवाएगा राष्ट्रपति से, अपने आप नहीं करेगा तबादला, करवाएगा राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है हर किसी की। नेक्स्ट करना, ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। किस अदालत का मंगवाएगा? ज्यादातर हाई कोर्ट का। क्या ये ट्रांसफर भी कर सकता है? इसको सारी पावर है, देश में सारी पावर सीजीआई के पास है। नेक्स्ट कर लो, ये किसी एक हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा सकता है। यानी ये चाहे तो कह दे कर्नाटक हाई कोर्ट मामला मेरे पास ले आओ, कर्नाटक हाई कोर्ट मामला केरल हाई कोर्ट को पकड़ा दो, दोनों काम कर सकता है। ये जजेस की नियुक्ति भी करवा सकता है, उसमें तो खैर है ही ये मेन, ये जजेस के ट्रांसफर भी करवा सकता है। करवाते टाइम नाम किसका चलेगा? राष्ट्रपति, पर मर्जी किसकी है? क्योंकि परिवार इसका है ये सारा। अगला हाई कोर्ट पढ़ो, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अगर किसी निचली अदालत ने किसी को फांसी की सजा दी तो क्या उसकी परमिशन हाई कोर्ट को देनी पड़ती है? बिल्कुल, हाई कोर्ट जरूर देखेगा। अगर हाई कोर्ट ने किसी को फांसी दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट जरूर देखेगा? नहीं। अगर कोई अपील करेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा, वरना कोई हाई कोर्ट फांसी दे बीच में नहीं आएगा। यानी हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर फेथ किया जाता है कि इन्होंने जो किया होगा वो 100% ठीक। लेकिन जो अधीनस्थ कोर्ट है ना, इनके ऊपर थोड़ा लगता है कहीं गलत डिसीजन ना ले लिया हो, तो सारी फांसी की सजा फाइनली किसको देखनी पड़ती है? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये टिक कर लो। तो निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। रिट डबल टिक कर लो। रिट कितनी होती है? मेन 5 रिट में 2 तो अफसरों पर लगवाते हैं। कौन कौन सी? एक परमादेश, एक अधिकार परीक्षा। 2 हाई कोर्ट से निचले कोर्ट्स पे लगती हैं। कौन कौन सी? एक उत्प्रेषण प्रोहिबिशन और एक सर्जरी, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। एक होती है जबरदस्ती पकड़ के ले गए जो पेश ही नहीं कर रहे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट टिक कर लो। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण भी कर सकता है और नियंत्रण भी कर सकता है। क्या ये मामलों का ट्रांसफर कर सकता है? हाई कोर्ट मामलों का ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। ये बात लिख लो यहाँ, लिखो हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों में, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों में
केस का ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने अधीनस्थ न्यायालयों में केस का ट्रांसफर नहीं कर सकता, केस का स्थानांतरण या ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अपने पास मंगवा सकता है, लेकिन केस अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर थी? अपने पास भी और ट्रांसफर भी। ये अपने पास तो मंगवा ले, भाई बड़ा है ये, मंगवा सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाओ जिला अदालतों पर। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, यानी डिस्ट्रिक्ट निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है, जैसे लोक अदालत टाइप में। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। क्या जिला अदालत की दी हुई फांसी की पुष्टि होनी जरूरी है? कौन करेगा? यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा ना गंभीर आपराधिक मामले, यहाँ लिख लो फांसी की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा होना जरूरी है। फांसी की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा जरूरी, नहीं तो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है तो अपने फांसी दे के बैठ जाएंगे रोज, इसलिए तो फांसी की सजा बड़ी मानी जाती है, उसकी पुष्टि करनी जरूरी है। अधीनस्थ पे आ जाओ, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी कौन से केसेस होते हैं? क्रिमिनल वाले, और ये दीवानी वाले पैसा, लेन देन, शादी ब्याह, तलाक, इस तरह के नॉर्मल मामले। इसके बाद नीचे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, शक्तियां और कार्य। पहला है प्रारंभिक, दूसरा अपीलीय और तीसरा परामर्शदात्री। अब पहले इन तीनों को समझेंगे। पहला शब्द क्या लिखा है? ठीक है, पहला शब्द है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला शब्द क्या लिखा है? दूसरा शब्द लिखा है अपीलीय, और तीसरा क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा परामर्शदात्री। इसको समझ लेना, ये टफ लगेगा वरना समझ लोगे तो आसान है। पहला शब्द पकड़ो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग ही सुप्रीम कोर्ट से करनी है, आप उनको कहीं और पहुंचा ही नहीं सकते। जैसे फांसी की कोई सजा है, हाई कोर्ट से भैया सुप्रीम कोर्ट मुझे जाना है, तो ये प्रारंभिक नहीं है। प्रारंभिक का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ किसने देखे हो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को देखता है जिसमें तुम्हारे और मेरे या तो मौलिक अधिकार हो, पहला पॉइंट, जिसमें मैं और तुम शामिल हैं। दूसरा, अगर कभी दो राज्य आपस में लड़ पड़े, मान लीजिए आज की कंडीशन देखें, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और हरियाणा में बीजेपी की। किसी कारण ये दो राज्य लड़ पड़े, पंजाब और हरियाणा, दोनों की सरकार आपस में अपोजिशन की है, किसी भी बात पे लड़ पड़े, लड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से सीमा पे दो चार गांव आपस में लड़े, लड़ाई बड़ी बन गई। अब ऐसा मामला पंजाब हरियाणा जिसमें इन्वॉल्व है, या मान लीजिए हरियाणा लड़ पड़ता है किसी कारण यूपी से, दो स्टेट, या किसी कारण दिल्ली लड़ पड़ती है हरियाणा से कि भैया हमें पानी की पहुंच जो है हम तक पहुंचने नहीं देता, यमुना का सारा पानी हरियाणा खुद ही यूज करके बैठ गया। अब किसी भी बात पे मुद्दा बड़ा बन गया, ध्यान से देखना, दो स्टेट हैं, ये एक यूटी और एक स्टेट है, या हरियाणा चंडीगढ़ किसी बात पे लड़ पड़े। कभी भी अगर स्टेट स्टेट लड़ेंगे, स्टेट यूटी लड़ेंगे, दो स्टेट एक साथ और एक यूटी एक साथ, कोई भी लड़ेगा, यानी स्टेट और यूटी जब भी लड़ेंगे तो मामला सिर्फ 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 कौन देखेगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली हरियाणा के साथ लड़े और दिल्ली कहे मेरे हाईकोर्ट में मामला चलेगा। अगर वो अपने हाईकोर्ट में चलवा सकती है तो हम भी कह देंगे हमारा मामला चंडीगढ़ में चलेगा। अब ना हम उनकी बैठक में जाना, वो हमारी में, तो मामला निपटेगा कैसे? ऐसे मामले जहां पे इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी स्टेट स्टेट लड़ पड़े, स्टेट यूटी लड़ पड़े, यूटी और दो स्टेट लड़ पड़े, या दो यूटी एक स्टेट से लड़ पड़े, जहां ये इन्वॉल्व हुए, इसे हम कहते हैं तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो देखिए सिर्फ कौन सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। या कभी नदी जल पर विवाद हो, अगर कभी पानी पर विवाद है ना, नदी किसी एक की बपौती नहीं होती, किसी के एक देश की बपौती नहीं है। ये एक एग्जाम्पल, आपके देश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र को देख लें। ब्रह्मपुत्र कहां से निकल कर आती है? तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, कारण इसमें ग्लेशियर हैं। ये मान लो मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है, इसमें 3 नदियां तो भारत में आती हैं इससे निकल के। तिब्बत यानी चाइना की प्रॉपर्टी ना, इस झील से निकल के एक नदी तुम्हारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है और बांग्लादेश में चली जाती है। जब ये निकली तो ये चीन में थी, जब ये यहाँ से मुड़ी, एक पहाड़ है यहाँ नामचा बरवा, नामचा बरवा, तब ये तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो गई, मतलब इंडिया की प्रॉपर्टी यहाँ से। फिर ये इंडिया से निकल के और ये चली गई बांग्लादेश में। तो एक नदी 3 देशों में बही है। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र। अब मान लो तिब्बत इसका सारा पानी रोक ले तो इंडिया कहेगा भाई मेरी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, हमारे देश में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगर पानी की क्वांटिटी की बात करें, गंगा की लंबाई इसके मुकाबले कम पड़ती है, गंगा है 25-25 या 25-10 किलोमीटर और ये है 2900, तो जमीन आसमान का अंतर है, 400 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। और उसके बाद पानी की मात्रा की आप बात करें तो इसमें पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश फिर इंडिया पे ब्लेम लगाए कि इंडिया सारा पानी रोक के बैठ गया, तो इस तरह से दिक्कत होगी। ये तो चलो विदेशी मामले हैं। अपनी अगर हम बात देखें, यमुना का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। यमुना से दिल्ली पेट भरती है पानी से, यमुना किसी एक राज्य में नहीं बहती, यमुना भी बहती बहती ढेर जगह से निकलती है। ये ऊपर से निकल के आई है, हिमाचल प्रदेश के भी ऊपर से। तो आप देखो यमुनोत्री से निकली और फिर ये हरियाणा में आ गई, जो मैदानी भाग है, यहाँ से ये चली गई दिल्ली, ये वापस एक बार फिर हरियाणा में आई, फिर ये चली गई यूपी, यूपी में जाके ये गंगा में मिली और फिर इलाहाबाद में प्रयाग संगम, आपने सुना ही होगा गंगा यमुना। तो आप ये देखो यमुनोत्री से निकलते ही अगर इसका सारा पानी रोक लेंगे तो हरियाणा में जो ये धान की इतनी बढ़िया फसल है कैसे होगी? आपका पूरा हरियाणा डिपेंड करता है पश्चिमी यमुना नहर पर। इस नहर का पानी इसी नदी के कारण तो है। दिल्ली को आप देखो, मुनक नहर को अगर हम रोक दें तो दिल्ली प्यासी मर जाए। दिल्ली का पूरा हैदरपुर का प्लांट हमारे हरियाणा से जाने वाली मुनक नहर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो बहुत बार हरियाणा कहता है हम दिल्ली की तरफ पानी रोक देंगे तो प्यासे मरेंगे। ऐसे मामले आप अगर करेंगे ना तो ये कहां चुनौती देंगे फिर?
नदी किसी एक की नहीं होती, नदी में सबको ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसे मामले सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत फेमस विवाद शायद तुमने सुना हो, कावेरी जल विवाद, सुना है ये? दक्षिण भारत में एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। दक्षिण की कोई नदी बर्फ से पिघल के पानी नहीं बनाती, ये डिपेंड करती है बारिश के ऊपर। यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती, पूरा दक्षिण ठीक है बारिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेरापूंजी जैसी है। तो कावेरी जल विवाद का मुद्दा क्या है? कावेरी में सबसे ज्यादा पानी है बाकी सबके मुकाबले, कारण इसको जाते मानसून और आते मानसून, मान लो ये है कावेरी, जब मानसून आता है तो इसको पानी मिल जाता है और जब मानसून लौटता है तब। लेकिन ये दिक्कत है कि दो स्टेट्स इस पे ज्यादा लड़ते हैं, कर्नाटक और एक तमिलनाडु, फिर बीच बीच में ऊपर आंध्र प्रदेश और केरला भी आ गए, चारों लड़ रहे हैं कि इसका पानी मेरा, इसका पानी मेरा, इसने ज्यादा यूज कर लिया, मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। तो ये मामला किसने देखा? फिर सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे मामले जिनमें सुनवाई सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट करता है वो क्या कहलाते हैं? क्लियर हो गया? ये आपके मौलिक अधिकारों का आर्टिकल है 32, जिससे आपका रास्ता किसका खुलता है? सुप्रीम कोर्ट। अब कोई आदमी कर्नाटक में रहता है और कहे जी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन तो हो रहा है, लेकिन मैं बेंगलोर से जाऊं कैसे दिल्ली? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो उसको आर्टिकल 226 ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहाँ चले जाओ? हाई कोर्ट। तुम्हारे पास कोई ना कोई हाई कोर्ट होगा, वहाँ चले जाओ, वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जहाँ दो स्टेट लड़ेंगी, आपके मौलिक अधिकार होंगे, यूटी लड़ेगी, नदी का मामला होगा, कौन देखेगा? इसमें हाई कोर्ट अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, और अगर वो बीच में आया तो फिर उसके ऊपर प्रतिषेध का मामला लगेगा कि ये तो आपका था ही नहीं, आप कैसे बीच में आए? अब हाँ जी, तब जा सकते हैं। ये लिखा है मौलिक अधिकार, बस मौलिक अधिकार। तुम्हारी मेरी तो सिर्फ मौलिक अधिकार में सुनेगा, बाकी नहीं, या फिर अपील करोगे। देखो अगला पॉइंट, अपीलीय का मतलब है तुमने पहले कहाँ कर रखी है अपील और उससे पहले कहाँ कर रखी है। तुम खुद सोचो, अगर ये सिस्टम ना हो ना तो हर पैसे वाला आदमी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा जी, मैं तो अपना मामला यहीं लड़ूंगा। गलत होगा ना ये। सुप्रीम कोर्ट बड़े मामले देखेगा, जनता के मामले, तो उसने कह दिया भाई मेरे पास तब लाना जब तुम नीचे से पहुंचते 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 सेटिस्फाइड ना रहो, सबसे पहले अपना मामला ले जाओ अधीनस्थ के पास। अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो तुम्हारे राज्य में हाई कोर्ट जरूर होगा, वहां चले जाओ। उससे भी ना खुश हो तो मेरे पास अपील करना। मैं डायरेक्ट इतना फ्री बिल्कुल नहीं हूं कि मैं एक एक आदमी का मामला सुनता फिरूं, वरना आपके देश की हालत यह है कि जो मेरी पड़ोसी ने भैंस खोल दी थी, मैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा। इंडिया ऐसा है ना, और सुप्रीम कोर्ट का दिमाग चला देंगे अगर इतने केसेस। आप ये देखो, आरटीआई का एक एक्ट मिला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो पता है आरटीआई इतनी आ गई, अब कह दिया आरटीआई का एक दायरा बना दो, हद से हर चीज पे आरटीआई। मेरे पड़ोसी ने 2 महीने से ये होल अपने यहाँ खुलवा के भरा नहीं है, आरटीआई लगा दी। कितनी आरटीआई पढ़े वो और कितनों के जवाब दें, उनको यही काम है। तो उन्होंने कहा आरटीआई का ना इस्तेमाल, एक्चुअली इंडिया में दिक्कत क्या है, इंडिया में लोगों को पावर यूज करनी नहीं आती। आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए, सच में हक की कहीं दिखे भाई ये मेरा हक जो है ये खत्म कर रही है सरकार, या सरकार काम नहीं कर रही है। यहाँ हर कोई जिसका मन करता है आरटीआई लगाता है, गलत यूज करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे पास मत आना जब तक कि तुम्हारे पास छोटे वाले कोर्ट के कागज ना हो। तो उसने कह दिया मेरे पास कैसी अपील करोगे? अंतिम। मैं पहली अपील किसी की नहीं सुनने वाला। मौलिक अधिकार के लिए जाएंगे तो बनी होती है, हर एक में बनी होती है। अपील का मतलब है पहली अपील नहीं करोगे, कौन सी अपील करोगे? अंतिम अपील। परामर्शदात्री क्या होता है? परामर्श देना, सजेशन देना। जैसे मैं सजेशन में पढ़ लिया करो, तुम्हारा फायदा है। आपके यहाँ पे मैंने शायद कल बात की थी, सलाह हमेशा बराबरी के आदमी से ली जाती है। किसी मूर्ख से सलाह लेके क्या करोगे? ये परामर्श किसको देगा? हमेशा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पता कब परामर्श मांगता है? 2 कारणों से। एक तो उसके पास कोई एक्ट आए, कोई बिल आए, सर साइन कर दीजिए कानून बनेगा, और उसको लगे कि ये गलत हो रहा है, तो उसको लगेगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, पता नहीं गलत तो नहीं कर रही सरकार। उस कंडीशन में वो परामर्श मांग लेगा सीजेआई से, सर मेरे पास ये एक्ट आया, इसमें मुझे साइन करने को कहा, एक बार आप बताइए कि ये लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? सीजेआई। लेकिन वो प्रश्न ये नहीं होगा कि सर बताइए कौन से इलाके में प्रॉपर्टी खरीद लूं। ये कोई सलाह नहीं है, परामर्श नहीं है। परामर्श होगा जो तुमसे और मुझसे संबंधित होगा। यानी किससे संबंधित होगा? जनहित, सार्वजनिक महत्व है भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप डिसीजन आप हेल्प कर दीजिए डिसीजन लेने में। एक बात, राष्ट्रपति कह देगा मैं डिसीजन नहीं लेता या मैं आपको सलाह देता ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता। ये सीजीआई कह देगा मैं सलाह नहीं देता, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए 1947 के टाइम पर आपके और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता हुआ था, अब पाकिस्तान उस समझौते को तोड़ रहा है और कुछ गलत कर रहा है आपके साथ, तो आपका राष्ट्रपति 100% एबल है, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कहेगा 47 की संधि में पाकिस्तान अब जाके कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में सीजीआई को हर हाल में सलाह देनी पड़ेगी। वो बेंच बनाएगा कम से कम कितनों की? 5, और फिर वो सजेशन देगा। राष्ट्रपति को सलाह देने से मना कर सकता है अगर मामला आज की स्थिति का है, लेकिन अगर आजादी के हेरफेर की कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही तो फिर सीजीआई को बेंच बना के इसको सलाह देनी ही पड़ेगी। ये लिखित में प्रावधान है कि आप मना नहीं करेंगे। अगर कोई पुरानी संधि समझौते की सलाह राष्ट्रपति आपसे मांगेगा। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? प्रारंभिक में क्या आएंगे? डायरेक्ट मामले कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। आपका मेरा कौन सा मामला? सिर्फ मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार भी अगर मैं दूर पड़ता हूं तो हम कहां चले जाएं? हाई कोर्ट। कौन सा आर्टिकल है? 226। इसका रास्ता है 32 का। अपील कैसी करोगे? पहली या अंतिम? पहले कहां जाना पड़ेगा? अधीनस्थ। हम दुखी हैं इससे, हम हाई कोर्ट से दुखी हैं, तो ये करते करते ना आदमी बुढ़ा होकर मरने की कगार पे आ जाता है। हाँ जी, हाँ, वो मर्सी पिटीशन होती है, वो अपील नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक था फैसला, इसको फांसी होनी चाहिए। अब उसको सारे कोर्ट्स ने फांसी के लिए कहा था, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो फांसी बताई, फिर वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कह दिया फांसी, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी कह दिया फांसी। जैसे राजीव गांधी का मर्डर हुआ था ना, सुना राजीव गांधी का मर्डर? तो जो महिला जिसके पति का इन्वॉल्वमेंट था, वो महिला पकड़ी गई थी तमिलनाडु से, और उसको पकड़ के पुलिस ने पहले खूब उसको पूछताछ की, फिर फास्ट ट्रैक अदालत बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा ये इन्वॉल्व थी, इसको फांसी होनी चाहिए। उसने मर्सी पिटीशन डाली थी, तब उसका जो था बच्चा होने वाला था, उस मर्सी पिटीशन पे राष्ट्रपति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसके बच्चे की क्या गलती, इसके बच्चे
के जन्म तक रुक जाओ। फिर उसने और पिटीशन डाली कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं थी, मुझे नहीं पता मेरा हस्बैंड क्या करता था, और अगर वो गलत था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप उसको कुछ कीजिए, वैसे तो मर ही गया था वो, लेकिन फिर भी उस औरत ने दिखाया कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। उसने मर्सी पिटीशन डालती रही। अब जाके सोनिया गांधी ने कहा कुछ साल पहले कि हमें इस महिला से कोई दिक्कत नहीं है, और जो इसने किया इसने भुगत लिया। 91 से वो औरत जेल काट रही थी, अब जाके उसको सोनिया गांधी ने कहा हमारी तरफ से माफी। भाई कोई कितनी सजा काटेगा, उसको कितने साल तो हो गए, 91 से आप लगा लो 20 साल जो औरत जेल में दिन रात पड़ी रही, जिसका बच्चा 9 महीने बाद उससे छीन लिया गया, कहीं विदेश भेज दिया गया, तो सोनिया गांधी ने कहा इनको छोड़ दिया जाए। ये मर्सी पिटीशन का अधिकार हर आदमी को दिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। मर्सी पिटीशन क्या होती है? अगर किसी को फांसी की सजा मिल गई और उसे लगता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं गुनहगार था लेकिन मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं मान गया कि मैंने गलती की लेकिन माफी चाहिए, इस कागज के टुकड़े को जब तक राष्ट्रपति क्रॉस ना कर देना तब तक उसको फांसी नहीं चढ़ाएंगे। ये नियम है आपका। यानी मर्सी पिटीशन कोई भी लिख सकता है जिसको कौन सी सजा दी गई है, फांसी की। उस कागज के टुकड़े पे उसने एप्लीकेशन लिख दी कि मुझसे गलती हो गई और इस तरह से मुझे माफ कर दिया जाए। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को दया आ गई, वो कहता है ठीक है माफ कर दो, तो फिर राष्ट्रपति अंतिम रूप से निर्णय ले सकता है। आप ये नहीं कहोगे कि इसने अपील कर दी, अपील नहीं है ये है मर्सी, मेरे ऊपर कृपा कर दो, दया कर दो, मुझसे गलती हुई तो मुझे गलती के लिए माफ कर दो। मर्सी पिटीशन कभी भी अपील नहीं होती। आज तक आपके देश में कई लोगों ने मर्सी पिटीशन डाली है, और जब प्रणब मुखर्जी बने थे ना पढ़े लिखे राष्ट्रपति, इन्होंने आते पता क्या किया, इन्होंने कहा जितनी मर्सी पिटीशन है सब ले आओ और सब पे क्रॉस कर दिया। क्रॉस का वाला इनको तुरंत फांसी पे चढ़ाओ, जब तक ये कांटा नहीं लगेगा ना तब तक फांसी पे नहीं चढ़ेंगे। अभी प्रणब मुखर्जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, क्योंकि लोगों ने 5-5 साल से मर्सी पिटीशन डाल के आराम करने, फांसी पे चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अर्जी गई हुई है, ना राष्ट्रपति उसको पढ़ेगा ना फांसी पे चढ़ेंगे। तो इस प्रणब मुखर्जी ने आते ही कहा पहले सारी मर्सी पिटीशन ही ले आओ, सारी पढ़ी, सब लगा वेस्ट है, सब पे क्रॉस कर दिया, तुरंत में फांसी होगी 15 दिन के अंदर। तो ये अपील नहीं है, ये एक तरह की गुजारिश है कि मुझे माफ कर दिया जाए। चलो जल्दी से पढ़ेंगे तीनों, पेज 144 पे आ जाओ। पहला पॉइंट देखो, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, टिक कर लेना, सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण इसे व्यापक क्षेत्राधिकार है। तीसरा पॉइंट टिक करना, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय से अपील ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है। इसका जस्टिस कहाँ होगा? किसने पूछा है? अगर नदी अलग अलग देश में बहती है, जैसे ब्रह्मपुत्र थी, जैसे सिंधु से एग्जांपल देती हूँ, वो बेस्ट है, समझ में आ जाएगा। सिंधु नदी का नाम सुना है सबने? इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, तिब्बत चीन, इंडिया में आती है कश्मीर में, फिर बहती हुई नीचे पाकिस्तान निकल जाती है, इंडिया में आ गई, तिब्बत से निकली थी और फिर चली गई पाकिस्तान। अब तिब्बत में तो पानी उतना यूज़ होता नहीं, बहुत ठंडा इलाका है, उतना ज़रूरत नहीं है, बहुत नदियाँ हैं यहाँ। आपके देश में जम्मू कश्मीर है, आपने क्या किया, इस पानी को, सिंधु नदी के पानी को आपने सोचा कि इतनी बड़ी नदी है क्यों ना हम ही यूज़ कर ले, आपने कई प्रोजेक्ट लगा दिए। अब आपके ऊपर ब्लेम लगाया पाकिस्तान ने और कहा ये इंडिया पंजाब से आने वाली 5 नदियों का बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लेता है, मेरे यहाँ बहुत कम पहुँचता है, और सिंधु का भी सारा जल लगभग ये रोक के यूज़ करता है। तो इस बात पर हमारी और इनकी डिस्प्यूट हो गया। इसी डिस्प्यूट को निपटाने के लिए हम दोनों देशों ने खुद एक बैठक की 1960 में, जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। और इसमें हमने डिसाइड किया, जैसे उनके भी 10 आदमी आ गए, 10 हमारे आ गए, अगर मान लीजिए बात और बढ़ती तो यूएसएसआर अपने 10 आदमी भेज देता या यूएनओ इसके बीच में आ जाता। हमने खुद बैठ के समझौता कर लिया, और ये ना एक कॉमन सेंस है कि नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ तक बहती है सबका अधिकार माना जाता है। जिसके एरिया में ज़्यादा बहेगी उसका ज़्यादा हक है, जिसके में कम बहेगी उसका कम हक है। तुम्हारे देश में सिर्फ ये 708 किलोमीटर बहती है, 700 सोच लो, जबकि इसकी लंबाई अगर देखें तो 2900 है। तो मुझे बताओ तुम्हारा हक कम है या ज़्यादा? दिखती बात है, हमारा हक कम है ना, ज़्यादा हक किसका है इस पे? पाकिस्तान का। तो ठीक है, हमने इस बात को समझ लिया और हमने मिल बैठ के डिसाइड किया कि हम इसका कितना परसेंट पानी यूज़ करेंगे, 20%। कायदा भी यही कहता है कि आप 20 के ही हकदार हैं। इसके साथ साथ अपने पंजाब की नदियों का भी समझौता कर लिया कि हम इन नदियों का भी नाम लिख दिए, इन नदियों का भी 20% पानी यूज़ करेंगे, बाकी सारा किसके लिए छोड़ देंगे? क्योंकि पाकिस्तान की मेन नदियाँ यही हैं, या तो पंजाब की 5 नदी या फिर ये वाली। और आप सब जानते हो आपकी ये 5 नदियाँ जिनसे आपका ये उपजाऊ पंजाब बना है, ये सब भी फाइनली कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान में। और ये सब जाके अपना पानी सिंधु नदी में गिराती हैं। इस जगह का नाम है मीठन कोट। मीठन कोट ये पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ सारी नदियाँ, जैसे आपके लिए गंगा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे पाकिस्तान के लिए इंडस इंपॉर्टेंट है। तो ये दिखती बात थी कि अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहीं इस तरह की बात उठेगी या वर्ल्ड लेवल पे, तो उससे बढ़िया कि आपस में बैठ के निपटारा कर लो। इसलिए हमने और पाकिस्तान ने निपटारा कर लिया। कितने परसेंट पानी हम लेंगे? 20%। अब इसको तोड़ेंगे तो फिर वही आगे जाके बात बढ़ेगी। चलो जल्दी से इसमें टिक करना, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय से अपील ग्रहण करने की शक्ति है। अगला पॉइंट टिक कर लो, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी शक्ति प्राप्त है, अमेरिकी हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। आप किसको सलाह देगा आपका सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति को, वही सलाह मांगेगा। नेक्स्ट टिक करना, भारत के विपरीत ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इंपॉर्टेंट लिख लो। अंग्रेजों से सीखा हमने, देखा मूवीज में, पुरानी मूवीज में जो जस्टिस करता था आदमी उसको माय लॉर्ड कहा करते थे, देखा होगा ना, माय लॉर्ड। कई लोग उसको मिलॉर्ड समझते थे, वो माय लॉर्ड मतलब मेरे भगवान। तो जस्टिस जो करेगा उसको माय लॉर्ड बोलते थे। एक्चुअल में ये वर्ड कहाँ से आया? ये ब्रिटिशर्स, जो ये अंग्रेज है ना, इनके पास एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि इनका हाउस ऑफ कॉमन है ना, आम आदमियों की सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको आप कहते हैं हमारी क्या है? लोकसभा। हमने लोकसभा उनकी देखा देखी बना ली, जनता भेजती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, हमारे यहाँ भी। लेकिन उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स अलग है। आपने इस जैसा बना लिया राज्यसभा को, पर आपकी राज्यसभा न्याय नहीं करती। आपके न्याय के लिए अलग से न्यायपालिका है। आपने न्यायपालिका का जो टॉपिक उठाया है, ये किसकी देखा देखी उठाया है? अमेरिका। लेकिन अभी आप पढ़ रहे थे, एक पॉइंट आपने फ्रांस से भी लिया है। कौन सा?
हाँ, तो ये आपने मेजॉरिटी हिस्सा अमेरिका को देख के सीखा और वही वो बता रहे हैं कि ब्रिटेन में आज भी अंतिम अपील कहाँ डाली जाती है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। आपकी अंतिम अपील कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या राष्ट्रपति अंतिम अपील देख सकता है? नहीं, वो मर्सी पिटीशन देखेगा, अंतिम अपील नहीं। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। मूलाधिकार में ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, चलो इसको कल कराऊंगी। समझा दिया पर टिक मार्क करने में टाइम लगेगा।